हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 और प्रधान शिक्षक परीक्षा 2022-23 में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण शासकों के शासनकाल के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एंशिएंट हिस्ट्री से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। भले प्रधान शिक्षक में इसका सिलेबस ना हो, इसमें केवल मॉडर्न हिस्ट्री को रखा गया है, जबकि आपके अन्य प्रतियोगी परीक्षा में एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत सारे सवाल बनते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो को शामिल किया है आपके लिए, ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम से ना छूटे और आप अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास करें। चलिए, इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण शासकों के शासनकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये 5 राजवंश क्रम से इस प्रकार है। गुलाम वंश, जिसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था, जो कि मोहम्मद गोरी का दास था। इसके बाद खिलजी वंश, गयासुद्दीन खिलजी, ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानेंगे। उसके बाद सैयद वंश, खिज़्र खां और लोदी वंश, पहलू लोदी और इब्राहिम लोदी, ये सब के बारे में हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, स्लेव डायनेस्टी के बारे में। ये गुलाम वंश, इसमें सब थ्योरेटिकल क्लास है, 1 बाय 1 पॉइंट दिया गया, इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे। और इस वीडियो देखने के बाद भी अगर आप इस PDF को ज़रूर पढ़ेंगे, एक बार वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आप समझ सकेंगे और साथ ही साथ अधिक से अधिक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे। चलिए, पहला पॉइंट कहा गया है 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। जी हाँ दोस्तों, अगर पूछा जाएगा भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, तो 1206 ईस्वी में किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुआ था, ये भारतीय इतिहास की सबसे युगांतकारी घटना के रूप में जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था और वह मोहम्मद गोरी का दास था। चलिए, दूसरा नंबर पॉइंट में कहा गया कुतुबुद्दीन तुर्किस्तान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे तुर्किस्तान के निवासी थे और उसके माता पिता भी तुर्क थे, वह मोहम्मद गोरी के दास थे। चलिए, नंबर 3 कह रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। इसने सब अपनी राजधानी लाहौर बनाई। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो लाहौर, यानी दिल्ली की राजधानी लाहौर थी आरंभिक में। चलिए, ऐबक का क्या अर्थ होता है, तो ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐबक का क्या अर्थ होता है, तो ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी। श्वेत गुलाम को मामलुक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत गुलाम को क्या कहा जाता है, मामलुक कहा जाता है। चलिए, इसमें ये भी पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया अजमेर में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। चलिए, उसने राजधानी कहाँ बनाया, तो लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अभी मैंने तुरंत बताया था कि वह मोहम्मद गोरी का दास था। दास का मतलब होता है गुलाम, जिसको स्लेव भी कहा जाता है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि से विभूषित किया। पूछा जाएगा 1206 ईस्वी में, यानी मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गोरी जो कि मोहम्मद गोरी जिसका दास कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो मोहम्मद गोरी ने, यानी उसके स्वामी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि से विभूषित किया था। पूछा जाएगा कि मलिक की उपाधि से किससे विभूषित किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो किसने, तो मोहम्मद गोरी ने। कब, तो 1206 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत में तुर्की राज का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो भारत में तुर्की राज का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक को ही भारत में तुर्की राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। चलिए, 10 नंबर का पॉइंट है कि भारत में मुस्लिम राज संस्थापक के मोहम्मद गोरी को एक स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। अगर पूछा जाए भारत में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और भारत में तुर्की राज का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। चलिए, प्रत्येक क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी दारता और दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ये पूछा जाता है, लाख बख्श की उपाधि किसे दिया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों दिया गया, तो लाखों की दान करने के कारण। अर्थात वे स्वभाव से बड़े ही उदार थे, दानी थे और बहुत सारे धन उन्होंने दान भी देते थे। ठीक है, इसलिए उसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाखों लाखों दान करने के कारण उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता और दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श कहा जाता है, यानी लाख बख्श की उपाधि किसे दिया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए, नेक्स्ट है इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी दानशीलता के कारण हातिम द्वितीय की भी संज्ञा दी थी। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने, यानी किसने, अगर पूछा जाए किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी दानशीलता के कारण हातिम द्वितीय की उपाधि दी, तो इसका आंसर होगा मिन्हाज सिराज। चलिए, नेक्स्ट है फरिश्ता के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक के समय किसी भी दानशील व्यक्ति को ऐबक की उपाधि दी जाती थी। दानशील को, यानी दान देने वाले को ऐबक की उपाधि दी जाती थी, किसके अनुसार, फरिश्ता के अनुसार। चलिए, नेक्स्ट है 14 नंबर पॉइंट में, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निजाती और फक मुदब्बिर आदि प्रसिद्ध विद्वान थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में पहले के राजा, बहुत सारे राजा अपने दरबार में विद्वान को रखते थे। आप कालिदास का नाम सुने होंगे, वे भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। 12 मिहिर जो ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे, वह भी किसी शासक के शासनकाल में थे। चलिए, उसके बाद है
वानभट्ट जो हर्षचरित लिखा था वे भी जो है आपके कनिष्क के शासनकाल में थे। चलिए, कुवत-ए-इस्लाम जो है 2.5 दिन का झोपड़ा पूछा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहा? अजमेर में। चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 तरह का सवाल पूछा जाता है। कुतुब मीनार निर्माण का कार्य आरंभ किसने किया था? जब आरंभ की बात आएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और पूर्ण किसने किया था? तो इल्तुतमिश। जी हाँ दोस्तों, इससे 2 सवाल बनता है कि कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में, और इसका जो मीनार की जो ऊंचाई है 7.7 मीटर है। जो पूछा जाता है कि कुतुब मीनार निर्माण का कार्य आरंभ किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार निर्माण के कार्य को पूर्ण किसने किया था? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार निर्माण के कार्य को पूर्ण किया था। नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूर्ण किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर पॉइंट में, 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय, जो कि घोड़ा पर खेला जाता चल करके, तो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। जी दोस्तों, पूछा जाएगा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय अचानक घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु होगी। पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो घोड़े पर गिर जाने के कारण। कौन सा खेल खेल रहा था? तो चौगान खेल खेल रहा था, पोलो, जो कि घोड़ा पर खेला जाता है। कब इसकी मृत्यु हुई? तो 1210 ईस्वी में। और गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक? 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक। देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहस्य इसमें छिपा हुआ है। नेक्स्ट है 18 में, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफना गया। जी हाँ दोस्तों, पूछा जाएगा उसकी राजधानी जो लाहौर था, तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह मात्र 8 महीने के लिए शासन किया था। मात्र 8 माह के लिए उसके बेटे आराम शाह शासन किया था, लेकिन आराम शाह की हत्या कर देगी। और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश उसी का सेनापति था। ठीक है, इल्तुतमिश आराम शाह को बंदी बना लिया था और उसकी हत्या कर दी थी। और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश राजगद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। इसके बाद 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। अब इल्तुतमिश के शासनकाल की कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग मेंशन करेंगे। चलिए, 21 का पॉइंट है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का प्रमुख शासक था। पूछा जाएगा, शमसी वंश का प्रमुख शासक थे इल्तुतमिश, और वे अलग वंश के थे। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक थे इल्तुतमिश को ही माना जाता है। जिसी प्रकार मौर्य साम्राज्य का वास्तविक शासक अगर कहा जाए तो अशोक को माना जाता है, जबकि संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार मतलब गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो इल्तुतमिश थे, क्योंकि बहुत सारी अधूरा काम जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नींव डाला गया था उसको पूरा करने के से इल्तुतमिश को ही था। इसलिए इल्तुतमिश जो थे इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। और इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, और राजगद्दी पर बैठने समय वह इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। तो कहा जाएगा कि गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो एक बदायूं प्रांत का सूबेदार था। बाद में वह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दूसरा शासक के रूप में राजगद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, यानी दास था, और उसका दामाद भी था। जी यहाँ 2 रिश्ता था उसके साथ, यानी वह उसका दास था। जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का दास था, ठीक उसी प्रकार इल्तुतमिश जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, और साथ ही साथ जो था उसका दामाद भी था। नेक्स्ट पॉइंट है उसका दामाद भी था। चलिए, उसके बाद है इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और उसका दामाद था। 24 नंबर का पॉइंट कर रहा है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ राजधानी बना था? लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर था, जबकि इल्तुतमिश के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर से दिल्ली लाएगा। पूछा जाएगा किसने राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया था? तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। और इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास था, इसलिए तो उसे वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। चलिए, इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। पूछा जाता है शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? तो इल्तुतमिश ने। जी हाँ दोस्तों, और शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने। और शुद्ध अरबी चांदी का सिक्का टाका, जो कि कांसा और टिन का बना होता है, और तांबे की जो जीतल थी वह भी इल्तुतमिश ने ही चलवाया था। तुर्क-ए-चहलगामी या चालीसा की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। इसका ये गठन 40 प्रमुख जो था, ठीक है, तो इसका गठन जो था 40 प्रमुख तुर्की दासों और उच्च कुल के तुर्क और अधिकारियों के समूह से था। इक्ता व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। पूछा जाता इक्ता
व्यवस्था का संबंध किससे है? तो इक्ता व्यवस्था का संबंध इल्तुतमिश से है। इक्ता का होता धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि, उसमें नगद केस न दे करके काम करने वाले सैनिकों को जो है या काम करने वाले जो भी एम्प्लॉय थे, जो भी वर्कर थे, उसको तनख्वाह के रूप में भूमि ही दिया जाता था। यानी ये इक्ता व्यवस्था को आरंभ करने वाले इल्तुतमिश थे, जिसमें वेतन के जगह पर जो है भूमि ही दिया जाता था, यानी कैश पेमेंट ना करके भूमि ही दिया जाता था। चलिए इसके बाद है भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण का जनक भी कहा जाता है। जिस प्रकार आप पढ़े होंगे मुग़ल शासनकाल के अंतर्गत शाहजहाँ के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ के शासनकाल में सबसे ज़्यादा स्थापत्य निर्माण का कार्य शुरू हुआ। और जहांगीर के शासनकाल को संगीतकार यानी संगीत कला का युग कहा जाता है। चलिए ठीक उसी प्रकार मकबरा निर्माण का कार्य जो है आपका इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने संबंधित हस्म ए क्लब या कल्ब ए सुल्तानी से सुल्तान द्वारा स्थापित सेना का गठन किया था। चलिए 32 नंबर का पॉइंट है कि बयाना पर आक्रमण करने के लिए जाते समय रास्ते में इल्तुतमिश बीमार हो गए। अंततः 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। पूछा जाएगा इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? तो 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी यानी रजिया को नियुक्त किया था। चलिए इसके बाद पूछा जाता है इल्तुतमिश का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो रजिया सुल्तान, और वह प्रथम महिला शासिका। तो इतिहास में बार बार पूछा जाता है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, तो रजिया सुल्तान कौन थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इल्तुतमिश जो थे किसका गुलाम था, यानी किसका दामाद था? तो आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? तो मोहम्मद गोरी का। चलिए इसके बाद इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके सामंतों ने उसके बेटे रुकनुद्दीन, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम साहब मात्र 8 महीने का शासन किया था। इसके बाद उसे कैद कर लिया गया उसी के गुलाम के द्वारा या उसी के दामाद के द्वारा। और दूसरा शासक के रूप में इल्तुतमिश का दिव्य बैठा। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश के बाद जो है ये रजिया सुल्तान जो कि उसकी पुत्री थी और वह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके सामंतों ने उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 ईस्वी में सिंहासन पर बैठाया, किंतु वह अल्प समय तक ही सिंहासन पर रह पाया। और 1236 ईस्वी में ही रजिया सुल्तान दिल्ली की जनता और तुर्की अमीरों के सहयोग से दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, तो इल्तुतमिश हो गया 1211 से लेकर के 1236, और कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ 1206 से लेकर के 1210 तक। और 8 महीने बीच में आराम शाह ने किया था। 1211 से लेकर 1236 इल्तुतमिश, और 1236 ईस्वी में उसकी पुत्री जो रजिया सुल्तान थी वह गद्दी पर बैठी थी, दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। और 34 नंबर का पॉइंट कर रहा कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क महिला शासिका रजिया जो कि थी, और रजिया मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। इसके बाद 35 नंबर का लास्ट पॉइंट है रजिया सुल्तान का पूरा नाम जलालात उद दिन रजिया था। पूछा जाता रजिया सुल्तान का पूरा नाम क्या था? जलालात उद दिन रजिया था। तो ये थे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शासकों का शासनकाल। और यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खास करके बिहार लेवल के एग्जामिनेशंस में, स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस में, इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशंस में ज़रूर बनेंगे। ये बहुत सा इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए था। और फिर अगले दिन हम एक नई वीडियो आपको लेकर के आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इफ़ यू आर विजिटिंग फर्स्ट ऑन माय चैनल, इट विल बी माय काइंडली रिक्वेस्ट यू मस्ट सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड you like this video and share this video with your friends. Next day we will bring another video for you so that you may pass qualify these examinations with higher scores. Thanks everyone have watching our video.